मैं इस बात को यहाँ से मना रहा हूँ कि मराठी भाषा नहीं बोलता था, इसलिए हिंदी में बात करूँगा, सरल आसान हिंदी बोलूँगा, आपको समझ में तब होगा। और जितने भी भारत में व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति वर्ग हैं, सभी के सामने कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन सब समस्याओं के पीछे जो मूल कारण है वो हमारे देश की सरकार है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता किया है, संधि किया है, उसका नाम है गैर करार WTO एग्रीमेंट। और उन शर्तों को हमारे देश की सरकार एक एक करके लागू कर रही है। अब शर्तें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जागतिक स्तर के सब बनेगी और समस्या हमारे लिए लागू करने की तैयारी चल रही है। उसमें से गैर करार की जो शर्तें हैं, WTO की जो कंडीशंस हैं, उनमें से एक शर्त ये है कि भारत देश में वायदा बाजार को मान्यता दी जाए और उसको ऐसे ही स्थापित कराया जाए जैसे शेयर बाजार होता है। हस्ताक्षर होने के पहले हमारे देश में ये वायदा बाजार का ज्यादा चक्कर नहीं था। ये सब अमेरिका में, यूरोप के देशों में या तो सिंगापुर हमारे पड़ोसी देश है वहां पर, या तो जापान में थोड़ा बहुत चलता है। बाकी भारत में ये वायदा बाजार का नहीं चलता। लेकिन WTO करार पर हस्ताक्षर होने के बाद हमारे देश की सरकार ने इस वायदा बाजार को भारत में शुरू कर दिया। दूसरी शर्त उसमें ये है कि वायदा बाजार जब आपने शुरू किया उसमें किस किस वस्तुओं के व्यापार में ये हो सकता है। तो सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, आपके भारत में उत्पन्न होने वाली खेती की सभी वस्तुओं में और भारत के कारखाने में बनने वाली ज्यादातर वस्तुओं में इन सभी फायदा बाजार है। और जो कुछ वो अमेरिका में करते हैं, यूरोप में करते हैं, वही उन्होंने भारत में आगे चालू किया। अब इससे दुष्परिणाम ये शुरू हुआ है कि जब से सोने चांदी के महत्वपूर्ण वस्तुओं को फायदा बाजार में शामिल किया, तभी से मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में उछाल गिरावट आना शुरू हुई। फायदा बाजार जो है ना, वो सबसे ज्यादा चीटिंग बिजनेस है, धोखाधड़ी का धंधा, दूसरों को मूर्ख बना के लूट देने का धंधा, दूसरों को उल्लू बना के लूट देने का धंधा, ये इस तरह का धंधा है। इसमें वास्तव में न कुछ बेचा जाता है, न कुछ खरीदा जाता है, ना आपके हाथ में कुछ खरीदा हुआ आएगा, ना किसी के हाथ से बेचा हुआ जाएगा। वास्तव में कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कल्पना में चलता है। और ये धंधा कैसे चलता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। वायदा बाजार में जो एजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं। वो काम कैसे करते हैं, एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। सवेरे सवेरे मान लीजिए 10-11 बजे मुंबई इसका आजकल केंद्र है, दिल्ली भी इसका केंद्र है, जयपुर में भी अब शुरू हुआ है, अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे बड़े बड़े शहरों में इनके काम चलते हैं। कैसे ये होता है, एक उदाहरण से समझाता हूं। सवेरे सवेरे बाजार एजेंट ने आए और एक सूचना दे दिया कि दुबई से या संयुक्त अरब अमीरात से सोना भरा हुआ एक जहाज भारत के लिए चल पड़ा। एक खबर दे दिया दुबई से। आप जानते हैं दुबई में सोने का बड़ा भारी मिलता है, गोल्ड स्तूप बना हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर व्यापार करती है। तो किसी कंपनी के एजेंट ने एक खबर दिया कि दुबई से सोना भरा हुआ एक जहाज, जिसमें कल्पना करो 10 टन, 20 टन, 50 टन, कुछ भी उससे बता दिया कि इतना सोना भरा हुआ जहाज कहाँ आने वाला है, तो कहीं हुआ। और सबसे पहला ट्रेन शुरू हुआ कि अब बाजार में सोना आ रहा है, तो जरूरत से ज्यादा मांग से ज्यादा सोना होने लगा।
सवेरे से बाजार खुला तो कल्पना करो सोना 8,000 रुपए में 10 ग्राम। खबर आई तो तुरंत उसका असर हुआ कि सोना 7,000 रुपए 10 ग्राम या 6,500 रुपए जो भी कल्पना दोपहर को खबर आई कि वो सोने का भरा हुआ जहाज दोपहर को खबर है कि वो चला तो था दुबई से, रास्ते में डूब गए। फिर क्या हुआ? फिर ये एजेंट सक्रिय हुए और 8,000 रुपए 10 ग्राम का जो सोना था वो दोपहर तक आते आते 6,500-7,000 रुपए में किया, फिर वापस 8,000-8,500 रुपए 10 ग्राम। फिर शाम को खबर आई कि जहाज का कैप्टन बच गया और उसको संभावना है कि रिकवरी हो जाएगी। फिर शाम को भाव। अभी दूसरे दिन क्या हुआ? ना तो जहाज चला, ना उसमें सोना आया, ना कुछ हुआ, लेकिन दिन भर में 8,000 रुपए से 6,500 या 6,500 से वापस 8,000 का ये भाव में जो अंतर आया, इतने में वायदा बाजार के खिलाड़ियों ने सैकड़ों कोटी रुपए कमाए। एक झूठी खबर सैकड़ों कोटी रुपए। पिछले साल मैंने आंकड़े निकाले कि मुंबई के वायदा बाजार में और भारत के जो उनके दूसरे नेटवर्क में सिर्फ सोने और चांदी के वायदा बाजार में पिछले साल 4,880 कोटी रुपए लूटे। पिछले साल का माने 2005। तो 2004-2005 के वर्ष में सोने चांदी के धंधे में बाजार के भाव को ऊपर नीचे करके 4,880 कोटी रुपए लूट किया और ये पूरा पैसा भारत से बाहर चला। हमारे हिंदुस्तान के वायदा बाजार में इस समय 150 से ज्यादा स्वदेशी विदेशी कंपनियां हैं जो तेज गई और वो धंधा भी सब आसमान में ही होता है, जमीन में कुछ नहीं होता। कागजों में लिखी नीचे इधर से उधर जाते हैं। इसमें अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि जो धंधे में उतरने वाले लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के कई व्यापारी इस वायदा बाजार के धंधे में उतरे हुए हैं, उनमें से एक मेरे परिचित थे, पुणे में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सोने चांदी के वायदा बाजार में पैसा लगाना शुरू किया। तो पिछले साल से उन्होंने धंधा शुरू किया। मैंने उनको पूछा कितना कमाया? तो कहते राजधानी दोबारा उसको कमाया। मैंने पूछा कि आपको बहुत होशियार आदमी है, आपको बहुत चतुर है, इंटेलिजेंट है, कैसे जोड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि इस वायदा बाजार में कमाती तो कंपनियां और डूबता हम लोग। मैंने जो साधारण व्यापारी जाते हैं 10, 20, 50 लाख, 1, 2, 5 करोड़ रुपए का धंधा लेके, इनका डूबता और ये जो ऊपर बैठी हुई कंपनियां हैं टॉप पर, वो वहां से। तो मुझे बहुत दुख की बात है कि 4,880 कोटी रुपए एक वर्ष में ही लूट ले गए। न उन्होंने कुछ बेचा, न हमने कुछ खरीदा। अगर 4,880 कोटी रुपए का हमने कुछ माल ही खरीदा होता तो भी संतोष होगा कि चलो पैसा लगा तो वस्तु तो है। या मैंने एक बार हमारे देश के एक मंत्री को ये बात कही, उनका नाम था शरद यादव। अभी वो भूतपूर्व मंत्री हो गए। पहले वो एनडीए की सरकार में जो बैठे थे राष्ट्रीय के सभी वो मंत्री और उनका मेरा नाम परिचय। तो मैं एक बार उनसे हॉलमार्क के विषय में बात करने गया। तभी मैंने वायदा बाजार की बात किया। मैंने कहा आपने ये जो धंधा शुरू कर दिया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है इसका नुकसान कितना है? कितना? मैंने कहा अकेले मुंबई जैसे बाजार से 4,880 कोटी रुपए लूट लिया और भारत में ऐसे 8-10 केंद्र चलते हो तो कितने हजार कोटी रुपए की लूट होने की कुछ कल्पना है? और ये 4,880 कोटी रुपए कितनी बड़ी रकम होती है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इतनी रकम अगर क्षेत्रीय समाज को दे दी जाए, क्षेत्रीय वर्ग के नागरिकों को दे दी जाए तो पूरे जगत के क्षेत्रीय कर्जमुक्त हो सकते हैं और आत्महत्या करना बंद कर सकते हैं। वायदा बाजार में अपने मुंबई से मुक्त हो गए।
तो शरद यादव ने मुझे कहा कि भाई आपकी बात तो सही है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने उनको पूछा क्यों नहीं कर सकते, आप तो मंत्री है। तो कहने लगे मंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री है, उनसे बात प्रधानमंत्री के पीएम में हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सुनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा हुई अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमने WTO नाम का एक करार सही किया है, उसके लिए शर्त है। तो मैंने कहा कम से कम आप इतना तो करो कि हिंदुस्तानियों को टीवी पे जायदाद लेकर बोलो कि फायदा बाजार में ना कर सकते। आपकी एक मजबूरी हमें समझ में आती है कि आपने WTO का करार सही किया है, अंतर्राष्ट्रीय करार है, इसकी शर्त मानना आपकी मजबूरी है, फायदा बाजार बोलना आपकी मजबूरी है, ये समझ में आता है। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना कर सकते हो कि रोज टीवी पर एक जायदाद दे दो या आधा घंटे का 1 घंटे का कार्यक्रम दे दो और लोगों को बताओ तो सही नहीं है फायदा बाजार होता क्या। और ये जब तुम लोग होशियार हैं, समझदार हैं, इसमें फंसेंगे नहीं, फंसेंगे थोड़े दिन में धंधा अपने आप धंधा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये बात नहीं। तो आपकी करार की शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम रुकने से भी बच जाएंगे। तो उनको समझ करिए, भारत के लोगों को सही माहिती देना ये सरकार को समझ में नहीं आता। मोटी माहिती देना रोज टीवी पे घंटों घंटों समय खराब करते हैं, वो कर सकते पैसी की हो, कॉन्ट्रेक्ट डॉक्टर ये करो, वो करती माहिती जो किसी काम के लिए वो हो जाती है। और ये जो माहिती जिसकी आवश्यकता है लोगों को वो कर देते हैं। फिर जानते हैं प्रधानमंत्री ने मुझे ये कहा, अच्छा हम तो ये नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्या परेशानी क्या है? तो वो कहते हैं कि ये जो परदेशी समस्या आई है ये हमको चिंता नहीं रहेगी। अगर हमने ये माहिती देना शुरू किया, लोगों में जागृति आ गई, लोग फायदा से उनको हो गए, धंधा उनका नहीं चला, तो वो हमको नहीं रह देंगे, सरकार नहीं चले देंगे। ये जो खाता है वो खरीदेंगे, हमको सपोर्ट विड्रॉ हो जाएगा, हमें सब तकलीफ आ जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि एक टीवी चैनल आप चालू करो, उसमें ये माहिती देंगे। मैंने कहा कि मुझे यही करने का है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है, ये तो हम करेंगे। तो हमारी सरकार इतनी असहाय है, इतनी हेल्पलेस है इस पूरे सिस्टम में, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और वो कुछ नहीं कर सकते तो उसमें ये दुष्परिणाम होता है। अब इस दुष्परिणाम में मार कौन खाता है? जो सोने चांदी का व्यापार करने वाला बड़ा व्यापारी है, जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो साधारण सा व्यापारी है, छोटे छोटे बिजनेस करने वाला है, जिनका माल को लाख 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का शेयर करने वाला, बिक्री करने वाला, और ये शहर को छोड़ो दूर गाँव में बेचारा बैठा हुआ और एक आदमी सोने चांदी की दुकान के लिए सैकड़ों सालों से काम करता है, जिनका मुश्किल से 5-7 10 हजार रुपए का कुछ बेचता है, उसको सबसे ज्यादा दुष्परिणाम इसका होता है। मेरा जिस गांव में जन्म हुआ वो उत्तर भारत में है, अलीगढ़ जिले। मेरे गांव में आज स्थिति ये है, 10 व्यापारी थे सोने चांदी का व्यापार करने वाले। मैंने बचपन से उनको देखा है, लेकिन इस फायदा बाजार में 10 ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वो पहले सोने चांदी के दागी में बनाकर मेरे गांव के लोगों की जरूरत पूरी करते थे और आसपास के गांव में भी जरूरत पूरी करते थे। अभी तो सोने का भाव एकदम से 8,000 रुपए तक गया है, उसी में उनका सारा अब वो क्या कर रहे हैं? वो बेचारे सब दुकानें बंद करके शेष मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं। पूरी जो बताते हैं कि सवेरे भाव कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और जो रियल ट्रेजर है, जो वास्तविक व्यापारी है, जो सच में सोने चांदी का कुछ न कुछ बनाकर बिक्री करते हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा मार है। जिनको सिर्फ चीटिंग करनी है, धोखाधड़ी करनी है, लूट मार करनी है, उनको इसमें फायदा होता है। तो हमारी सरकार ने एक ये खतरनाक खेल शुरू कर दिया और ये खतरनाक खेल जैसे सोने चांदी के उसमें हो रहा है। अभी सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ उत्तर दिए जाए और मैं आपसे बिल्कुल कहने आया हूं कि सरकार अपने गलत काम को सही साबित करने के लिए कोई न कोई उत्तर ढूंढती है। तो इसके लिए उन्होंने उत्तर ढूंढा। वो क्या है? वो कहते हैं कि यूरोप में अमेरिका में तो 150-200 टन का धंधा है सोने चांदी का, सोने करके कम से कम चांदी उसमें छोड़ो, वहां
गलत का विरोध नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास नहीं होता, राणा प्रताप का इतिहास नहीं होता। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हमारे अपने समाज में हैं जो कहते हैं गलत का विरोध मत करो, किसी तरह इसमें एडजस्ट कर लो, और वो एडजस्टमेंट क्या, कोई लूट रहा है 100 रुपया तो उसमें से अपने को भी 10, 20, 50 मिल जाएगा, उनका हिस्सा बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि इस वायदा बाजार से आप सोने चांदी को निकलवाइए, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अभी तो क्या है, मार्केट थोड़ा खुला है, 150 ही कंपनियां आई हैं। अप्रैल 2006 के बाद ये मार्केट पूरा खुलने वाला है, और अगले 1 साल में इस वायदा बाजार में 1,500 से ज्यादा प्रदेशी कंपनियां तैयार हो रही हैं आने के लिए। और उस समय जो फ्लक्चुएशन होगा तो आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। और उसमें होगा यह कि बड़े बड़े खिलाड़ी तो रह जाएंगे बाजार में, छोटे व्यापारी सब खुला सकते। मेरी चिंता यह है कि भारत में 160 करोड़ की लोक संख्या में लगभग 1 करोड़ सराफा व्यापारी है, संपूर्ण भारत, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, और लगभग 1 करोड़ 50 लाख कारीगर जो दागिने लगभग 1 करोड़ व्यापारी है, 1 करोड़ 50 लाख कारीगर है। इसका माने 2 करोड़ 50 लाख लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर 2.5 करोड़ लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम भारत में 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चल रही है। अगर हम सरकार के आंकड़े को भी मान लें कि एक परिवार में 5 नागरिक होते हैं तो लगभग 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चलती है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से या तो उसकी कारीगरी से। तो ये 2.5 करोड़ लोग, इनमें से जो बड़े लोग हैं वो 1% भी नहीं है। बड़े लोग से मतलब जिनका बिजनेस 10, 20, 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000, 2000 करोड़ रुपए है, वो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। और इसमें 70 से 75% जो व्यापारी हैं और कारीगर हैं वो बहुत गरीबी के स्तर पर काम करने वाले कारीगर व्यापारी हैं, जो दिन में मुश्किल से 300-400 रुपए कमाते हैं इस धंधे को होने के बाद। बाकी लगभग 20% ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी हैसियत से हैं, जो यहां बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और किराए पर ले सकते हैं, माइक लगवा सकते हैं और मेरा व्याख्यान सुन सकते हैं। लेकिन उन 75% का क्या कि वो मेरा व्याख्यान भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इकट्ठा होने के लिए कोई हॉल चाहिए, वो किराया देने का पैसा नहीं उसके पास। आप उसकी कैसे भेज दो, हम आपकी कैसे प्लेट पे लगा के सुन लेंगे या उसकी कॉपी करके दूसरों को। तो मैंने 350 खत लिखने वाले लोगों को 2 कैसे बना के भेजे स्पेशल रूप से, और मैंने कहा कि आप सुनो और इसको ज्यादा से ज्यादा को सुनाओ ताकि लोगों में जागृति आए कि ये हो क्या। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब वो मुझे घर में लिखते कि राजीव भाई आपकी मीटिंग करने के लिए खर्चा तो कुछ लगता है, अगर कुर्सियां भी लानी है, दही भी बिछानी है, माइक भी लगाना है, और भी लेना है, इतना भी नहीं है हमारे पास, इसलिए कैसे। तो मुझे चिंता उनकी होती है जो ऐसे हैं। और 77% है, 2 करोड़ 50 लाख लोगों में 75% इस गरीबी की हैसियत में है कि मुश्किल से उनको 2 समय की रोटी चल पाती है, क्योंकि कारीगरी में बहुत पैसा नहीं है, जितनी मेहनत का काम है लेकिन पैसा उसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं। आप देखते घंटों घंटों बचते हैं, सब एक छोटा सा दागिना तैयार होता है, आंखें उसकी बेचारे की कैसे तकलीफ में आती है, तब जाकर एक छोटा दागिना तैयार होता है। लेकिन कारीगरी ज्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि इंटरनल कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त है इस देश में, एक दूसरे के आपस के कॉम्पिटिशन कि वो ज्यादा मिल नहीं सकता है। और ग्राहक भी इस देश का ऐसा ही है जो ज्यादा कारीगर को देना पसंद नहीं करता। इस देश का ग्राहक ऐसा मूर्खाई में फंसा हुआ है, वो पेप्सी कोला, कोका कोला पी के पैसा बर्बाद कर सकता है, लेकिन आंखें खोलकर वो कारीगर काम कर रहा, उसको 10 रुपए ज्यादा देने की उसकी वो नहीं पहुंच सकता। रिक्शे वाले के साथ चिट करेगा, 50 रुपए में ज्यादा लिया, 2 रुपये ज्यादा लिया, वापस दो। और 5 स्टार होटल में जाके 20 रुपए की चाय पिएगा, 50 रुपए की कॉफी पिएगा, 5 दिन में खाके दूध देगा, लेकिन वो गरीब आदमी को तैयार नहीं। यही हाल सोने चांदी के दागिने के काम में लगे
जो कारीगर के रूप में काम करते हैं उनकी हैसियत बहुत छोटी है, उन पर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है इस फायदा बताने का। मैंने आपसे कहा सदैव भाव को सुनेगा, शाम को कुछ बंद होगा, अगले दिन कुछ सुनेगा, फिर शाम को बंद होगा, उनकी हैसियत होती है। ये हमारे सरकार ने एकदम मूर्खाई का काम फायदा बताना नहीं किया। इससे भी ज्यादा डबल मूर्खाई का काम सरकार करते जाती है। सरकार कहती है कि हॉलमार्क ले लो। ये हॉलमार्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप देखते हैं कभी कभी सड़क पे जाते हुए किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड पर लिखा है ना ISO 9001 या ISO 9002 या ISO 9003 प्रमाणित कंपनी। ये ISO 9000 क्या होता है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके बनता है। वो अमरीकियों ने बनाई हुई है, यूरोपियन नागरिक और अमरीकियों ने बनाई हुई संस्था है। ये संस्था एक प्रमाण पत्र देती है, उसका पैसा लेती है, और पैसा जितना लेती है प्रमाण पत्र की कीमत उससे बहुत ही कम होती है। पैसा भरपूर लेते हैं। क्या प्रमाण पत्र देते हैं? प्रमाण पत्र ये देता है कि ये कंपनी अगर ISO 9000 पर है तो हमने इसको प्रमाण पत्र दे दिया। मतलब क्या है कि इनका जो लेखा जोखा है, कंपनी का जो लेखा जोखा है वो थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन दूसरा काम क्या है? लेबर वर्क जिसको है, लेबर वर्क माने फाइल बनाने का, उस पर खाता लिखने का, आज इतना माल बेचा, कल इतना बेचा, ये लाया वो लाया। तो जो फाइलिंग वर्क है जिसपे कागज पर कुछ लिख के रखना होगा, उसके लिए ISO 9000 मिलता है। बात समझना, फाइलिंग वर्क के लिए मिलता है। उस कंपनी की बनाई हुई वस्तु की क्वालिटी उससे बहुत अच्छी हो गई है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी ISO 9000। आपको एक बात समझ में आएगी। मैं कोई माल बनाता हूं, उसमें खूब घोटाला करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी को मैं साबुन बनाता हूं, मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक कंपनी है हिंदुस्तान में जिसके पास ISO 9000 है, साबुन बनाने वाली कंपनी है। वो साबुन में रेत मिला, रेती समझता, मिट्टी मिला, और मिट्टी को साबुन के भाव में बेचते। उनके साबुन को मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो 70% मिट्टी है, 30% ही साबुन। मैंने उनसे कहा भले आदमी आपके पास ISO 9000 है और 70% मिट्टी आप बेच रहे हो, मिट्टी आती है 1-2 रुपए किलो की और बेच रहे हो 150 रुपए किलो, क्योंकि उनका साबुन मिलता है 15 रुपए का 100 ग्राम, 150 रुपए किलो हुआ। मिट्टी खरीदा 1 रुपए किलो में, बेच रहे हो 150 रुपए किलो। इसकी लूट मचा रखी है और क्वालिटी भी नहीं गिरा रखी है। तो उसने कहा कि राजी भाई ये सब धंधा हमारा इसलिए अच्छा चलता है कि हमारा ISO 9000 सर्टिफिकेट। तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि ISO 9000 कंपनी है इसलिए माल की क्वालिटी जबरदस्त होगी, लेकिन क्वालिटी का ISO 9000 से कुछ लेना देना नहीं होता। और इसमें खेल कैसा चलता है? खेल ये है कि ISO 9000 देने वाली जो संस्था मैंने बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एजेंट आते हैं, जिस कंपनी को मार्क देते हैं वहां आते हैं, उनके गेस्ट हाउस में रहते हैं, खाना खाते हैं, होटल में मजा करते हैं, दारू पीते हैं और रक्षा गतिविधि सब करते हैं, वो कंपनी के खर्चे पर करते हैं। अंत में उनको एक सर्टिफिकेट देके चले जाते हैं कि हमने आपको प्रमाणित किया ISO 9000। अब इसमें होता क्या कि कंपनी को सब कुछ अपने से करना होता है। आपकी फाइल मेंटेन करिए, लेजर मेंटेन करिए, फोटो मेंटेन, सब कुछ आप मेंटेन करिए। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट रखिए, मैनेजर रखिए, उसको पगार दीजिए, खर्चा करिए। कंपनी बस एक सही करके सर्टिफिकेट देगी, जिसको मत लगा के चार्टो तो विटामिन C भी नहीं मिलता। वो एक सर्टिफिकेट है, सब कुछ करना आपको है, खर्चे सारे आपके होंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो ये ISO 9000 जो लेने वाले हैं उनको मैं कहता हूँ तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं है, इतने मूर्ख हो गए हो, सब कुछ तुम कर रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट उस कंपनी को क्यों दे रहे हो? तो तुम्हारा दावा करो ना कि हमारा सब लेबर अच्छा है, अकाउंटिंग अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, मार्केटिंग भी क्वालिटी अच्छी है और अकाउंटिंग भी हमारा परफेक्ट है, कोई भी आगे देखे तो ग्राहक को जो सर्टिफिकेट देगा वो कंपनी से बड़ा होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो कर रहे कि आप ISO 9000 लेके आपका जो क्लरिकल वर्क है उसको फिट करके रखो और वहीं से चीटिंग करना शुरू कर दो। क्वालिटी गिराते जाओ, ISO 9000 का 9002 कर दो, 3 कर दो,
इंटीग्रेशन उन्हीं का एक हिस्सा है हॉलमार्क। ये यूरोप से शुरू हुआ, अमेरिका में फैला और वहां से यहां आया। अच्छा, इस हॉलमार्क के धंधे में भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन ले, उस रजिस्ट्रेशन की फीस 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये भर दो, आपको हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन माने सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें किसी का सही होगा, बस आप लगा के रखो। अब दागिने पर अलग से हॉलमार्क देंगे, हमें रजिस्ट्रेशन अलग कराओ, आपकी दुकान का, आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का, उसमें 20,000 भरो और फिर एक एक दागिने पर अलग से हॉलमार्क दो। ये हॉलमार्क देने वाले जो लोग हैं उनको मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि इसकी गारंटी आप देते हो कि जिस दागिने पर हॉलमार्क है वो एकदम खराब होगा? तो उसने कहा इसके लिए थोड़ी है हॉलमार्क, 100% खराब सोने का दागिना है, 100% खराब चांदी का दागिना है या 100% खराब हीरा है, इसकी गारंटी हॉलमार्क नहीं देता। हॉलमार्क के लिए गारंटी देता है 9,002, 9,001, 9,003, वैसी ही एक छोटी सी सर्टिफिकेट। और इसमें बेईमानी का धंधा लगा हुआ। मैंने आपसे कहा 9,001 लेने के बाद 70% मिट्टी मिला के सामान बना के बेचो, तो ग्राहक को क्या करता है 9,001, उसको माहिती नहीं कि इसके अंदर क्या किसकी है 9,000। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यही होगा कि हॉलमार्क इस दुकान को मिला है, फिर धड़ाधड़ मिलावट पर हो और आप कहो कि ये 80% है और उसको 100% कहते बेचो, 60% है उसको 80% कहते बेचो, लूट लो। अल्टीमेटली लूट उसमें ग्राहक की होगा। यूरोप और अमेरिका में जब हॉलमार्क सिस्टम आया तो उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैंने समझने की कोशिश की। वहां कहानी ये है कि जो भी धंधा करने वाले लोग हैं, ये आप बहुत गंभीर बात से समझ सकते, मुझे ये समझने में 3 साल हो गए, क्यों आया वहां, जरूरत क्या थी। यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है, दोनों के बीच में कोई विश्वास का संबंध नहीं है। खरीदने वाले का बेचने वाले पर कोई विश्वास नहीं है और बेचने वाले का खरीदने वाले से कोई सिंपैथी नहीं है, सद्भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वहां का जो समाज है यूरोप और अमेरिका का, वो समाज है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत आधारित पूरा समाज है, व्यक्ति आधारित। वहां किसी का किसी से कोई पसंद नहीं है। शादी भी होती है ना पति पत्नी की, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वैसे पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 2 साल साथ में रहेंगे, उसके बाद डाइवोर्स हो जाएगा, 1 साल साथ में रहेंगे या 6 महीने साथ में रहेंगे या 2 महीने साथ में रहेंगे या 1 रात साथ में रहेंगे, उसका भी पता है। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो यूरोप और अमेरिका में जो कुछ भी चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, विश्वास वहां नहीं है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता। और समाज वहां का ऐसा है कि बहुत ही लंबट किस्म का समाज है। किसी की भी पत्नी अपने पति के सामने किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, बेडरूम में तो कोई रोकने वाला नहीं है, और रोकने की कोशिश की तो तब से करके करा देते, क्या तुम्हारे घर में बिल्कुल शून्य है। तो ये हॉलमार्क नाम का एक क्षेत्र है, इससे थोड़ा विश्वास हो जाए खरीदने वाले को और थोड़ा सद्भावना बने बेचने वाले। तो यूरोप और अमेरिका के समाज की संरचना ऐसी है जहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सरकार बीच में आकर के हॉलमार्क का सिस्टम लाई हुआ। भारत में बिल्कुल उल्टा है। भारत में ये इतना उल्टा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मेरी कहानी बताता हूं, दूसरे को नहीं बताता। मेरे घर में जब से मुझे याद है बचपन से, तब से हमारा सोने चांदी का दागिना खरीदने का दुकान फिक्स है, वो बदलती नहीं है। मैंने एक बार मेरी आई को पूछा ये दुकान में से कब से लाती है, तो वो आई कहती है उसकी आई के समय से। उसकी आई को पूछा तो वो उसकी आई। माने मेरे घर में सोने चांदी का दागिना जिस दुकान से आता है वो दुकान का हमारा संबंध 10 पीढ़ी पुराना है। उनकी 10 पीढ़ियां मुझे नहीं, हमारी 10 पीढ़ियां मुझे। और मेरी आई को मैं पूछता हूं यही दुकान में क्यों जाती है, इतनी दुकान है गांव में। वो कहती है भरोसा, विश्वास।
जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, दागीने का नहीं। दागीना तो मुश्किल से हमारे घर में साल में 2-4 हज़ार रुपए का आता है, कभी कभी 2 साल में आता है। तो 2-4 हज़ार रुपए साल का बिजनेस, और उसमें भी बेचारे दुकान वाले को क्या मिलता होगा जब वो 4 हज़ार रुपए का। हमारे 3 साल के बाद घर में एक छोटी अवधि आई है 4 हज़ार रुपए की। मैंने उसको पूछा, मुश्किल से 400 रुपए में मिला होगा। तो वो दुकान वाला नहीं कहता, राजू भाई हमारा आपका विश्वास का बात है। मुझे याद है कि मेरे घर में कोई आयोजन हुआ हो और जो दुकान में आप सोने चांदी के दागी देते तो हमारे घर में ना। मेरे भाई की भी थोड़े दिन पहले शादी हुई, तो हमारे घर में कोई काम करना हो गई या भागवत हो गई, वो बराबर हाजिर है जैसे हमारे परिवार का घर में कोई सुख की स्थिति है, खुशी की स्थिति है तो वो हमारे साथ है, या दुख की स्थिति है तो हमारे साथ है। और हमारा भी उनके घर में वैसे ही है, उनके घर में कोई फंक्शन है तो हम और हमारे पिताजी उनके साथ है। माने हमारा जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, जो पारिवारिक संबंध में बदल गया है। आप बताओ ज्यादा धंधा ऐसा होता है? मैं देखता हूं मेरे घर में ऐसा है, सभी के घर में। माने आप जो व्यापार करते हैं, आपके ग्राहक फिक्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिक्स रहते हैं, वो आपको बदलते नहीं, आपको छोड़ते नहीं। कारण क्या है कि वो सोने चांदी का व्यापार नहीं है, वो विश्वास है, परंपरा है, भरोसा। तो हमारे यहाँ ये पूरा का पूरा बिजनेस विश्वास पर आधारित है, भरोसे पर आधारित है। इसलिए हम अपने घर के सदस्यों जैसा व्यवहार उनके साथ करते हैं और वो भी हमारे साथ अपने सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं। मैंने हिंदुस्तान में सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान को छोड़कर ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां ग्राहक आकर ऐसे बैठता हो जैसे घर में बैठता है। इतना आसानी के साथ वो आपके साथ आकर बैठता है, बात करता है। शायद खरीदी तो 2-4 मिनट में हो जाती होगी, लेकिन जो बातें होती हैं सुख दुख की, परिवार की, एक दूसरे को समझने की, वो तो तो भारत में सोने चांदी के दागीने में की गई परंपरा और विश्वास चला रहा है। अब इस परंपरा और विश्वास के साथ चलने वाले धंधे में हॉलमार्क घुसेगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? अभी तक तो आप अपने विश्वास को देते थे और वो आपके विश्वास से खरीदता। अब कोई दिन आपकी दुकान में वो आएगा और आप कहोगे देखो हमने जो हॉलमार्क का दागीना देना शुरू किया है, तो हॉलमार्क का दागीना जैसे ही आप बोलते तो उसकी कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपने जो फीस भरी है 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन किया है और प्रति दागीने के अलग से फीस आप जब दोगे हॉलमार्क देने की, तो आपका चुनाव जो पैसा आपको ग्राहक से जोड़ने वाले हो, तब उसके मन में शंका पैदा होगी। अब उस शंका का समाधान करने के लिए आप उसको समझाओगे कि भाई पहले तो हम देते थे, लेकिन हम जो हॉलमार्क लगा हुआ दे रहे हैं, तो आपके मन में कल्पना क्या आएगी कि ये ज्यादा बिके, तो आप कहोगे ज्यादा अच्छा है, तो वो सोचेगा अच्छा है, जितना मेरा वो सब खराब था, बस वहीं से चिड़ा होगी। तो वो बात तो ज्यादा आपसे नहीं करेगा, 2-4 जगह इंक्वायरी करेगा, उस इंक्वायरी में उसका विश्वास आपसे टूटेगा, और जब विश्वास टूटेगा तो ग्राहक टूटेगा, और ग्राहक टूटेगा तो धंधा आपको जैसे ही आपने शुरू किया तो आपके सारे पुराने ग्राहक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनके मन में एक वायरस घुसेगा और वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि पहले से दागीने हमने खरीदे वो सब खड़े नहीं थे क्या? अभी ये जो हॉलमार्क वाला दे रहे हैं अगर ये खड़ा है तो पहले वाला खड़ा नहीं था क्या? और आप जानते हैं शंका का समाधान दुनिया में किसी भी चिकित्सक और डॉक्टर के पास नहीं है। एक बार शंका घुस गई तो किसी दवा से नहीं निकलती, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। भारत के बड़े बड़े वैद्य कहते हैं कि शंका का समाधान तो चरक ऋषि के पास नहीं है। हर बीमारी का समाधान था, लेकिन शंका एक ऐसी बीमारी होती है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाता, और अंत में क्या टूटता है? विश्वास, फिर टूटता है धंधा, फिर टूटती है दुकान, फिर टूटता है वो परिवार। जब आपने उसको एक बार फिर दे दिया ना कि ये हॉलमार्क लगा हुआ दागीना है, ये ज्यादा खड़ा है, तो वो देखेगा कि आपसे बड़ी दुकान कौन सी है जहां ये हॉलमार्क का दागीना मिलता है, वो वहां जाएगा और वो
क्योंकि उसका उस ग्राहक से कोई संबंध नहीं, ना परिवार का ना व्यापार। और आप जानिए सोने चांदी के धंधे में चीजें कितनी आसान है। मैं तो इसमें ज्यादा नहीं समझता हूं। मेरे गले में सोने की चेन है, इसका एक हिस्सा बहुत खरे सोने का है और बाकी नकली छोटा हो तो मेरे पास कोई पहचान नहीं, इतना। और अगर मैं इसको कैरेटोमीटर से भी पहचानने की कोशिश करूं तो नहीं पहचान में आएगा, क्योंकि कैरेटोमीटर को छोटे से एक हिस्से में ही काम कर पाता है, पूरे लाइन में कभी चेक नहीं कर सकता। तो उतना छोटा सा हिस्सा खड़ा है और बाकी छोटा है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और ये चीजें भी बड़ी समस्या करेगी, क्योंकि उनको धंधा नहीं करना, उनको चीटिंग नहीं करनी। धंधा करने में और चीटिंग करने में अंतर है। धंधा करने में क्या होता है, हम आनंद नहीं करके हम संतोष के साथ जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमें धंधा 2% आमदनी है, 3%, 5%, 10%, तो भी हम उसमें संतोष करके चलाते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग के लिए है कि 1000 टका आमदनी हो, 1500 टका हो, 2000 टका हो, रिटर्न कितना बड़ा हो, तो ये सिर्फ चीटिंग से ही हो सकता है। धंधे से आमदनी कभी किसी में नहीं होती। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, फीडमास आ रहे हैं, और उसके साथ और 10 सारे कंपनियां इस साल आगे जा रही है। सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया। अब वो ये रिटेल बिजनेस में भी उतर रहे हैं, और रिटेल बिजनेस में उतर के वो क्या करने वाले हैं, उनके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो पहले उनको ऑफर करेंगे कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो हम आपको करवा सकते हैं। तो जो बड़ी फर्म हिंदुस्तान में है, जिनका नाम पिछले 10-12 साल में बना है, या तो ये उनके परीक्षे ही बनेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, नहीं तो ये मार्केट से खलास होने वाले हैं। इसलिए इन्होंने तो तय किया हुआ है कि ये किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने को तैयार है। फिर आपके सामने समस्या है जिनका बिजनेस बड़ा है, क्योंकि बड़ी कंपनी आपको अपने साथ जोड़ेगी नहीं और आपको जिंदा नहीं रहने मारते हैं। उसके कॉम्पिटिशन में आप उतर नहीं सकते, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कितने नीचे जाएंगे आपको कुछ कल्पना नहीं है। मान लो कोई विदेशी कंपनी ने कोल्हापुर में आके एक शोरूम खोला और उस शोरूम पर आधे कपड़े में पहले वस्त्र वाली लड़की बिठाना शुरू कर दी, ऊपर से खाली, नीचे से खाली, और बैठी है एक लड़की मुस्करा के सबको हाय हेलो कर रही है। तो बहुत सारे ग्राहक जो थोड़े से चरित्र में कमजोर है वो तो फिसल गए। वो क्या कहेंगे, यार खरीद नहीं कर रहा है, चलो आराम से तो कुछ देखेंगे, चलो कहीं लाइन लगा के खड़े हैं, मुझको करेंगे। ज्यादातर विदेशी कंपनियां यही करती हैं। उनके जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलते हैं ना, पुणे में 8 विदेशी कंपनियों ने शॉपिंग मॉल की है पिछले साल में। मैं जब भी जाता हूँ ये प्रश्न होता है, और कॉलेज के लड़के लड़कियां हजारों की संख्या में वहीं घूमते रहते हैं, क्लास में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर काउंटर से लड़की बैठी है, वो कम कपड़े पहनते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन है कि शरीर दिखे ऐसे ही कपड़े पहने। तो यहाँ लोगों ने दुकान खोला और ऐसे कम कपड़े वाली लड़कियां दिखाना शुरू किया और उन्होंने शहर में घूमना शुरू किया, तो तमाशा बनेगा। तो उनके धंधे इसी तरह की चीटिंग पर आधारित होते हैं। कोई खराब होने में इसमें आएंगे या प्लस वाले भी हमको लेके जाएंगे, इसका कुछ नहीं। वो तो किस तरह के धंधे करते हैं और आप उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको धंधा करते हैं आप और आपके परिवार की मदद से। वो तो धंधा करते हैं पैसे की मदद। आपके लिए ये धंधा आपकी जिंदगी का रास्ता है, हमारे जिंदगी को चलाने का जरिया है। उनके लिए धंधा उनके 50 धंधों में से एक है जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना। उनके जीवन का धंधा नहीं है, नजरिया नहीं है। तो फिर आपको कॉम्पिटिशन में नहीं चाहिए, और वो कॉम्पिटिशन में आप तो धीरे धीरे आउट हो जाए। मुझे तो ये है कि 2.5 करोड़ लोगों की जीविका चली गई, तो इनको कौन सा दूसरा व्यापार हम दे सकते हैं या कहाँ इनको बता सकते हैं जो बेरोजगारी और बढ़े। ये हॉलमार्क में एक तो सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है कि आपका ग्राहक का विश्वास टूटेगा। दूसरी तकलीफ आने वाली है कि 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगता है पहली बार जब आप जाओ। 1 कोटी भारत में सराफा व्यापारी है, सब अगर रजिस्ट्रेशन कराएं तो 20,000 कोटी रुपए तो उन्होंने लूट लिया एक साथ। आगे की योजना क्या है उनकी? अभी वो ये कह रहे हैं कि आप हॉलमार्क लो, आपका ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, लो नहीं लो, लेकिन रोज ये यहाँ से कोई ना कोई आपको एजेंट आएगा, ये समझाने के लिए
वैसे कहेंगे भी मर्जी तो बार बार को समझा वो देना होगा लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों गिरफ्तारी करने के लिए आ रहे हैं? वो करेंगे, आपको बोलेंगे ये ऑप्शनल है, लेकिन बार बार आपको दिमाग में टॉर्चर नहीं करेंगे दे दो दे दो दे दो दे दो, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाने का अपने स्वास्थ्य में क्या कर रहा है। अमेरिका की टेलीकॉम जो सोना पड़ा हुआ है उनको बेचने का लेकिन मैक्सिमम प्राइस पर बेचने। यूरोप की टेलीकॉम जो सोना गिरवी रखा पड़ा हुआ वो उनको मार्केट में बेचने का, तो भाव चढ़ाएंगे, उसको वायदा बाजार के क्यों भाव चढ़ाएंगे। दूसरा, अमरीका ईरान पर हमला करके ये बाजार चढ़ाएगा, पेट्रोल का भी चढ़ाएगा, सोने का भी चढ़ाएगा। जब मैक्सिमम स्थिति में होगा बाजार 12-20,000 डॉलर, तब धड़ाम से वो सोना बेचेंगे और देश का मुनाफा कमाएंगे और मार्केट को गिराएंगे। ये अमेरिका हर 30 साल में करता है। मैं अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास इकट्ठा किया, हर 30 साल में अमेरिका ये खेल खेलता। 1970 में खेल खेला था। आप याद करो, पेट्रोल के भाव इतने नीचे से चढ़ाए थे कि दुनिया दाही काम कर रही है, और उसी समय सोने के भाव चढ़ाकर धड़ाम से सोना बेचा और हजारों लाखों करोड़ों $1,000 था। 1970 के पहले 1940 में अमेरिका में गई, 1910 में अमेरिका में गई, 1870 में अमेरिका में गई, 1840 में ये किया। इसलिए 200 साल से अमेरिका हर 30 साल में ये करता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 30 साल में नीचे आ जाए, जिसको रिसेशन कहते हैं, रिसेशन हो जाए। तो रिसेशन की इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए अमेरिका अपने जिंदा रखने के लिए सारे देता है। अभी वही समय अमेरिका में अभी आ रहा है, तो ईरान पर हमला भी इसी हिसाब से किया था, ईरान पर भी तैयारी करेगी। इसमें हम सबकी हालत खराब होगी, ये परेशानी के साथ है चिंता करना। और हॉलमार्क करने को कहते हैं ऑप्शनल है, 2-3 साल के बाद तो कंपल्सरी कर देंगे। अभी तो उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया है, 2-3 साल के बाद कंपल्सरी कर देंगे। 1 साल पहले तक तो ये भी नहीं बोलते थे कि कंपल्सरी कर देंगे। मैं तभी भी बोल रहा था कि आप थोड़े दिन के बाद इसको कंपल्सरी करोगे तभी जिंदा रह पाओगे, नहीं तो आप चले जाओगे। तो वो कंपल्सरी करेंगे तब आपके सामने परेशानी दूसरी आएगी। कंपल्सरी कैसे होगा? हॉलमार्क इसके लिए कानून बनेगा, कानून से आपको बांधा जाएगा और कंपल्सरी हॉलमार्क हो जाएगा। माने अगर कंपल्सरी हुआ हॉलमार्क, तब पुलिस आएगी आपकी दुकान पर और छापा मारेगी कि आपके पास हॉलमार्क है या नहीं। दादी ने तो हॉलमार्क है कि नहीं, और अगर नहीं मिला तो कहेंगे चलो कानून भंग किया, उल्लंघन किया, जेल चलो। तो वो जेल में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन डराएंगे